वॉइस आ रही है बेटा सबको मेरी? निकिता, संदीप, मनीषा, ये सब। भवानी। भवानी नए ज्वाइन हुए, आप कौन हो बेटा? भवानी पिछली क्लास में ज्वाइन किया आपने। वॉइस आ रही है भवानी आपको? जी आ रही है। जोगिंदर, संदीप, आपकी तो वॉइस आ रही है मुझे। भवानी एक नई न्यू ज्वाइन है। निकिता, वॉइस आ रही है आपको? जी सर। ठीक है बेटा। बेसिकली हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? मनीषा आप थे पिछली क्लास में, निकिता, जोगिंदर, संदीप। सर रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट। सो तो बेसिकली हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कंप्लीट कर दिया था मनीषा? सर ये सर कंप्लीट था बट आई थिंक एक और भी टॉपिक आपने बोला था डिस्कस करने के लिए लास्ट टाइम। कौन सा टॉपिक बोला था? कोई टॉपिक रह गया था क्या निकिता? नहीं सर, कंप्लीट न्यू करा दिया टॉपिक था। शुरू करना था ना आज तो। हाँ, स्पेसिफिक ओके रिलीफ एक्ट करना था बेटा, ठीक है ना? हाँ। देखो ओके ध्यान से समझना, बेसिकली जो आपकी बुक 1 है ना मनीषा, बुक वन जो यस आपको सर। मिली होगी सेंटर से, एकेडमी से। बेसिकली यस सर। बुक 1 में आपका क्या सिलेबस है? बुक 1 में आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है ना? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे वो दोनों दोनों के दोनों चैप्टर से आएंगे, ठीक है ना? तो बुक वन क्या है आपकी? बेसिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक। जो ओके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 ये थोड़ा इजी है, ठीक है ना? ये इजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा, इसमें इतना समय हमें लगेगा नहीं। इसे मेन मेन चीजों को कवर करते हुए चलना है हमें, ठीक है ना? यस सर। तो अभी स्टार्ट कराने से पहले मैं 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस ध्यान से समझना है इसको। सर गुड मॉर्निंग। ठीक। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो अभिषेक? सर ठीक हूँ बिल्कुल। शिवानी कैसे हो आप? सर अच्छी हूँ, आप बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, अच्छा सर लगता है। मेरी एक क्वेरी थी सर। बोलो बेटा बोलो। सर लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था हम्म रिगार्डिंग रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम्म सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ, वेरी गुड। इसमें एक चीज पूछनी है कि क्या हम्म इसमें एमओयू काउंट होता है? एमयू मतलब? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरस्टैंडिंग्स अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। या एलओआई? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे हम्म क्योंकि इसमें कोड ये कहता है कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपको ये वो कोर्ट में इंसिस्ट दैट द पार्टी कैरी आउट द एग्रीमेंट, ठीक है सर? हम्म हम्म अगर हम कोई एमओयू करते हैं तो हम एमओयू, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एमओयू किया तो मैं या तो मैं लेटर हेड पे करूंगा या प्लेन पेपर पे करूंगा। करेक्ट है। तो क्या उसके अंदर ये चीज बैठेगी इसके रेमेडीज के अंदर? मेरे हिसाब से तो बैठनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन उसमें तो हमने स्टैम्प पेपर साइन किया ही नहीं। स्टैम्प पेपर देखो आपने साइन नहीं किया है, पर आप जो पोजीशन है वो तो दे ही रहे हो, ठीक है ना? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आपने एक पोजीशन दे रखी है कि पोजीशन मेरे को इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना? ठीक जैसे है, आपका ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी है बेटा, ठीक है ना? राइट पावर ऑफ राइट अटॉर्नी हम आप किसी लैंड के लिए बनवाते हैं, राइट। तो बनवाते समय बेसिकली जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें किसके साइन किए जाते हैं? ऑनर के, ठीक है ना? यस यस ऑनर के और विटनेस के। बेसिकली आपका स्टैम्प अगर ना भी हुआ हो, ठीक है ना, तब यस भी ये वैलिड माना जाएगा। अगर इसका यस। कोई ब्रीच होता है तो आप इस केस में स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब था क्या अभिषेक, ध्यान से समझना। अगर हमें कोई डैमेज हो रहा है, हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, तो उस केस में मैं गुड्स
प्लस डैमेजेस बोथ क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। ना। जैसे कि मेरे को कोई पार्टी मुझे गुड्स पहुंचाने वाली थी, उसने गुड्स पहुंचाया नहीं, तो मैं उस पार्टी से क्या कर सकता हूँ, गुड्स भी लूंगा अपना और डैमेजेस के लिए भी क्लेम करूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर, एक ठीक है अलग से ब्रीच को ट्रीट करना, ठीक है ना। ये आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आता है, ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है बेटा, तो ठीक देखो है आप, सर। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या 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 था, मैंने आपको बोला था कि 10 मिनट में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इनके व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। इसके बाद देखो आप इसके बाद आता है कि कंसिडरेशन के व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन, सेक्शन 25 जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, टाइम बेयर डेब्ट्स, ठीक है ना, रेमिशन। तो ये सारे क्या थे, कंसिडरेशन ना होते हुए भी आपके कंसिडरेशन को क्या माना जा रहा था, वैलिड माना जा रहा था, ठीक है ना। इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं थी। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मेजर, साउंड माइंड और क्वालिफाइड बाय लॉ। ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पार्टीज कौन नहीं साइन कर सकता, आपका माइनर, इंसॉल्वेंट और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है ना। सपोज माइनर को नेसेसरी सप्लाई की जा रही, तो क्या माना जाता था, आपका वैलिड माना जाता था, ठीक है ना। कोई साउंड पर्सन है, साउंड पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है तब वैलिड है, और जब वो अनसाउंड हो गया तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आपका इनवैलिड माना जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिसक्वालिफाइड बाय लॉ के एग्जांपल क्या थे, डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट या फिर लॉ, मान लो एलियन एनिमी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है हमारे लिए एलियन एनिमी। सेवर्नियस, वो फॉरेन सेवर्नियन कहने का यूएसए इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। डिजास्टर यानी कि जिसको हम नोन नहीं है, हमें पता नहीं पर्सन है कौन, ठीक है। एलियन एनिमी, डिजास्टर, फॉरेन सेवरिनियर, ये सारे आपके क्या आते थे, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अब इंसॉल्वेंट भी आपके आते थे, जो पर्सन डेब्ट को पे नहीं कर सकता। इसके बाद हमने पढ़ा था फ्री कंसेंट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो दोनों पार्टीज के बीच में एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट में बेसिकली फ्री कंसेंट आपका एब्सेंट कब होता था, आपका एब्सेंस का माना जाता था वो कोर्जन, एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस में आपका क्या होता था, जो फ्री कंसेंट है ये एब्सेंट है, और इस केस में ये आपका वाइडेबल होता था, ठीक है ना। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी जिसकी कोई गलती नहीं है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने मिस्टेक पढ़ी थी, दो तरह की मिस्टेक थी, यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा था वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ, इंसॉल्वेंट आता था। डिस्चार्ज में हमने बाय एग्रीमेंट में पढ़ा नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, रेसेशन और वेवर यानी कि भूल जाना, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट पढ़ा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिविटी यानी कि स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई स्ट्रेंजर है तो कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से समझना, जैसे आपका ब्रीच होता है, ठीक है ना, जब मेरा ब्रीच हो रहा है तो ब्रीच में अगर मैं पार्टी से नॉर्मल डैमेजेस ले रहा हूं, ठीक है ना, अगर पार्टी से मैं नॉर्मल डैमेजेस ले रहा हूं तो इस केस में क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आ जाएगा, ठीक है ना। और मान लो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस केस में हम पार्टी से डैमेजेस प्लस गुड्स, ठीक है ना, एक अलग तरीके का रिलीफ ले रहा हूं, तो किसके अंडर आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको, आगे चले हम। जी सर। जी यस सर। सर, यस Yes, सर। आज sir. का जो टॉपिक है बेटा बेसिकली वो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि ये टॉपिक कर क्या रहे, आएगा नहीं समझ में। इसको डिटेल में समझना है, ठीक है ना। डिटेल में कैसे,
मैं आपको अभी एक नोट्स शेयर करूंगा, उस नोट्स में काफी अच्छे से समझा है, ठीक है ना। मैं आपको इसके 2 नोट्स दूंगा, एक आपके रिटर्न, ठीक है, और एक आपका कलरफुल, यानी कि काफी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो बेसिकली बुक 1 में आता है। बुक 1 में आने का कहने का मतलब है, जो बुक 1 में टॉपिक आ रहा है इसमें दोनों आएंगे बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी और स्पेसिफिक रिलीफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ आपका छोटा टॉपिक है, बड़ा इतना नहीं है, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये जो 1963 है बेसिकली इसमें है क्या क्या, देखो आप, एक मिनट बेटा बस। अब देखो, अब ध्यान करते हैं स्टार्ट हम। बेसिकली आपका जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है ना, स्क्रीन सबको विजिबल है बेटा? Yes, Yes. sir. ये सबके पास पहुंच भी गए होंगे इसके नोट्स, यस सर। ठीक ठीक है ना। देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली 3 लॉ पे डिपेंड है, एक राइट, रेमेडी और प्रोसीजर, ठीक है ना। देखो राइट, रेमेडी और प्रोसीजर, इसका कहने का मतलब है क्या, ध्यान से समझेंगे आप। जो बेसिकली, एक मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ फिर स्टार्ट कराता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये हमने क्या था, हमने पिछली क्लास में इंजंक्शन पढ़ा था। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन यानी कि कोर्ट ऑर्डर या कोर्ट डिग्री टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है ना। इंजंक्शन कहने का मतलब है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, समथिंग। ठीक है ना। जो टेम्पोररी इंजंक्शन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है ना। और जो परपेचुअल, उसे परमानेंट इंजेक्शन बोलते हैं, जो सूट यानी कि खत्म होने के बाद बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है ना। अब कोर्ट केस चलते समय मैं किसी से, कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का केस चल रहा है, ठीक है ना। तो हस्बैंड एंड वाइफ के केस चलते समय कोर्ट का एक इंजंक्शन आया हस्बैंड के लिए कि वाइफ को ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस पे करना है, ठीक है ना। तो हस्बैंड क्या करेगा, वाइफ जो ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल में जो उसका कॉस्ट लग रहा है, ऑटो रिक्शा का या रिक्शा का, कोर्ट में आने का और कोर्ट में केस लड़ने का, वो कौन पे करेगा, हस्बैंड पे करेगा। कंटिन्यू करेगा। तो जो, तो हस्बैंड जो पे कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, टेम्पोररी इंजंक्शन, ठीक है ना। टेम्परली जजमेंट ऐसे बोल सकते हैं, टेम्परली जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, गिवन बाय द कोर्ट फॉर द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट और प्लांटिफ आपको पता है, डिफेंडेंट कौन होता है, क्रिमिनल, और प्लांटिफ कौन होता है, गुनेगार। मतलब प्लांटिव होता है निर्दोष, जैसे हिंदी में बोलते हैं, और डिफेंडेंट क्या होता है, गुनेगार, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कोर्ट का ऑर्डर आया है हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड वाइफ को ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करेगा, कब, कोर्ट में, कोर्ट का केस लड़ते समय, तो उसे क्या बोलेंगे, टेम्पोररी इंजंक्शन। अब कोर्ट का केस फाइनल हो गया, सूट ओवर हो गया, ठीक है ना। कोर्ट फाइनल जजमेंट सुना रही है, ठीक है ना। फाइनल जजमेंट सुनाते समय कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड को अपने वाइफ को ऐसे 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना, ऐसा कॉम्पनसेशन मनी, जो फैमिली लॉ में हम पढ़ते हैं, हिंदू लॉ में, डाइवर्स में, जुडिशियल सेपरेशन, 1 साल जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद डाइवर्स किया जाता है। तो जो डाइवर्स होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, देखो आप, जो फाइनल जजमेंट होगा, फाइनल जजमेंट में कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी डिफेंडेंट को कि डिफेंडेंट को प्लांटिव, डिफेंडेंट कौन है, हस्बैंड, और प्लांटिव कौन है, वाइफ। तो डिफेंडेंट प्लांटिव को क्या पे करेगा, 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा। तो जो फाइनल जजमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, परपेचुअल इंजंक्शन। और जो टेम्पोररी इंजंक्शन होता है उसे बोला जाता है टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, ठीक है ना। अब बेटा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में 2 होते हैं, एक ब्रीच और टू बी ब्रीच, ठीक है ना। ब्रीच में अगर ब्रीच हो रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो किस में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और अगर एक स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, जैसे कि ये 7 पॉइंट है, ठीक है ना। 7 पॉइंट को बताता हूँ। जैसे कि आपको बिना बताए
आपको बिना पता प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, ठीक है ना, ये अच्छा है। तो आप 6 महीने के अंदर, आप 6 महीने के अंदर अगर कोर्ट केस लड़ लेते हैं और प्रॉपर्टी के इस हिस्से के अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या आप एक स्पेसिफिक रिलीफ ले रहे कहाँ से? कोर्ट से। इसके बाद सेकंड आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि मेरे को गुड्स भी मिले और डैमेजेस डैमेजेस भी मिले, ठीक है ना। जैसे कि वाइफ है, वाइफ को क्या मिल रहा है? वाइफ एक तरह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले रही है, वाइफ को ट्रैवलिंग कॉस्ट भी मिल रहा है, साथ में कंपनसेशन मनी भी मिल रहा है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट कुछ अल्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है ना। जो आप बेटा एक माइक म्यूट कर लो अभिषेक आप, ठीक है ना। जो इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट में अल्ट्रेशन की जा रहा है। रजिस्ट्रेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेशन करना। इंस्ट्रूमेंट आपका कब कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। डिक्लेरेटरी डिग्रीज यानी कि फाइनल जजमेंट। इसके बाद लास्ट आता है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ यानी कि एक तरह से इंजेक्शन। इंजेक्शन आपकी टेम्पोररी है कि परपेचुअल है। तो आपके पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेटा आपको यही टॉपिक कवर करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा, सेक्शन नंबर आपके सामने मेंशन है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें हम टॉपिक। बताओ बेटा संदीप जोगिंदर, यस सर। कर दे स्टार्ट। यस क्लियर सर। है ना सबको? आपको क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? यस सर। जी। अच्छे से क्लियर होंगे ना? जी देखो सर। आप, एक मिनट बेटा डिक्लाइन कर दो कल। हाँ देखो आप, मैंने बेटा ये जो इस साल हम कर रहे हैं ना, इस साल मैंने काफी अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड ढूंढ रखे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब पिछली क्लास हुई थी तो मेरे को रिमाइंडर में रिविजनर ये सब समझाना था, तो मैंने बोर्ड में समझाया था। बट इस टाइम है ना मेरे पास ऐसे अच्छे नोट्स हैं कि आपको रीडेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आप अब स्टार्ट करते हैं। ये जो लॉ है ये आपका 3 कैटेगरीज में फॉलो करता है, ठीक है ना। बेसिकली लॉ आपके लिए किसके लिए बनाया क्या है कि जैसे अगर राइट है आपका, कोई जजमेंट रॉन्ग हो रही है, वायलेशन हो रही है आपके साथ, और आपको एक स्पेसिफिक रिलीफ लेना है, तो कोर्ट जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपका फर्स्ट राइट है। सेकंड, कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो प्लांटिफ है, प्लांटिफ को क्या दिया जाएगा? एक रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। रेमेडी में उसको उसका गुड और डैमेजेस फॉर गुड्स दिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में देखो कोड, कोड ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर देखो ध्यान से समझेंगे। राइट में बेटा आपको क्या दिया जाएगा? दोस दोस विच डिफाइन राइट। राइट में आपको एक अधिकार दिया जाएगा, ठीक है ना। राइट में ऐसे समझाता हूं मैं, जैसे कि डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को एक, जैसे प्लांटिफ है, ठीक है ना, जिसके साथ गलत हो रहा है, प्लांटिफ के पास राइट है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए क्लेम कर सकता है। रेमेडीज, रेमेडीज में क्या दिया जाएगा उसको? गुड्स प्लस डैमेजेस दिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर में एक प्रोसीजर बताया जाएगा कि इस बिहाफ पे गुड्स एंड डैमेजेस को पे किया जाएगा, ठीक है ना। प्रोसीजर जैसे कि आपका परपेचुअल जो फाइनल में दिया जाता है। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? जी सर। अब देखो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किस लिए दिया जाता है? सिविल राइट के लिए, पैनल राइट के लिए नहीं, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहने का मतलब है जैसे आपको कोई डैमेजेस हो रहा है, डैमेजेस किस बिहाफ पे हो रहा है? आपको पेमेंट नहीं मिली, ठीक है ना। आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी में इंजरी हो रही है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉपर्टी में जो जो इंजरी हो रही है, ठीक है ना, उस केस में आप स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हो, बट पैनल में नहीं। पैनल में यानी कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर में जो मर्डर या थेफ्ट कर दिया, थेफ्ट एक्ट किया मैंने कोई, थेफ्ट एक्ट में जो जो प्लांटिफ है, ठीक है ना, प्लांटिफ क्या चाह रहा है? एक रिलीफ चाह रहा है। डिफेंडेंट क्या चाह रहा है? आपका रिलीफ। जो गुनहगार है, एक रिलीफ चाह रहा है।
तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली हम समझेंगे क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बेसिकली मेड ओनली फॉर सिविल राइट्स, नॉट फॉर पैनल राइट्स। ठीक है ना, पैनल राइट्स के लिए नहीं बनाया गया, बस सिविल के लिए बनाया गया। सिविल राइट्स में क्या क्या आएगा आपका, इंजरी आएगा, डैमेज आएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखो पैनल में आपका थेफ्ट, इन सब के लिए राइट नहीं अवेलेबल है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका क्या, इक्विटेबल रिलीफ है। इक्विटेबल रिलीफ कहने का मतलब है इसमें जो प्लांटिफ और डिफेंडेंट दोनों की बात मानी जाएगी। ठीक है ना, अगर कोई डिफेंडेंट कुछ कहना चाहता है, पर्सन सीकिंग स्पेसिफिक रिलीफ मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स। ग्रांटिंग और स्पेसिफिक रिलीफ इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। अब ध्यान से समझने डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, लॉ की लैंग्वेज में बेटा डिस्क्रिशन का मतलब होता है मर्जी, इच्छा। ठीक है ना, कोर्ट की इच्छा है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड कर भी सकता है और नहीं भी। अगर कोर्ट को लगता है, ठीक है ना, कोर्ट को लगता है कि इसको एक स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाए तो देगा, नहीं दिया जाए तो नहीं देगा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की जजमेंट है कि उसकी इच्छा है कि वो ग्रांटिंग और स्पेसिफिक रिलीफ देगा या फिर नहीं देगा। इसके बाद देखो पर्सन सीकिंग स्पेसिफिक रिलीफ मस्ट कम टू द कोर्ट विथ क्लीन हैंड। कहने का मतलब है कोई कोर्ट में अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करता है, ठीक है ना, तो उसको कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है ना, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसने पहला कोई मतलब एक प्रॉपर उस कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जा रहा था तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा था, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तभी पर्सन आपका क्या ले सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ को बियर कर सकता है। इसके आगे चलें बेटा, क्लियर है सबको? जी सर। बताओ बेटा निकिता, अभिषेक, क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, देखो जेनेसिस और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गए ना बेटा समझ में, सबको यही पढ़ना है। ये टोटल 7 टॉपिक को हम कवर करेंगे विद इंजेक्शन। ठीक है ना, विद इंजेक्शन के साथ इसे कवर कर देंगे। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले आता है रेमेडीज अवेलेबल। अब देखो स्पेसिफिक रिलीफ में क्या क्या रेमेडीज है और क्या क्या काइंड है, सेक्शन के साथ मेंशन है। सबसे पहले पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है ना, अब जैसे आपके प्रॉपर्टी का अधिकार आपसे छीन लिया गया, ठीक है ना, अब जैसे मेरे घर वालों ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छाप दिया बेदखल करना। ठीक है ना, आप सबको पता होगा बेदखल का मतलब क्या होता है। अगर फैमिली में कोई नालायक लड़का है, लड़की निकल जाती है, तो घर का जो मालिक है वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा, डिस्पोज कर देगा। डिस्पोज का मतलब होता है बेदखल करना। अब जैसे मेरे घर में ऐसे किसी फैमिली मेंबर ने, एल्डर ने मुझे बेदखल कर दिया, ठीक है ना, तो बेदखल करने के बाद मैं स्पेसिफिक रिलीफ चाहता हूं। मुझे क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक रिलीफ मुझे कब तक मिल सकती है, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर मैंने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है। ठीक है ना, 6 महीने के अंदर मैंने कोर्ट में अप्लाई किया। अगर मुझे मतलब 6 महीने तक, जैसे मुझे आज बेदखल किया बेटा, ठीक है ना, फरवरी के मंथ में मुझे बेदखल कर दिया, तो मैं कोर्ट में कब तक अप्लाई कर सकता हूं, अगस्त। अगस्त। अगस्त तक, ठीक है, वेरी गुड बेटा, अगस्त तक। अगस्त तक मैंने अगर अप्लाई कर दिया तो मेरे को प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। अगर 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 अगस्त के बाद मैंने अप्लाई किया तो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी। यहां तक क्लियर है? तो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दो तरह की होती है बेटा, मूवेबल और इमूवेबल। मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड के बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ गया, जैसे मेरे को किसी ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है, तो इस केस में मैं कैसे से प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, 6 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के कोर्ट में अप्लाई करके। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, सर हाँ बेटा बोलो।
सर एक इसमें कंसर्न था कि जैसे आपने कहा कि 6 महीने में वो उसको वो प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर वो अप्लाई करेगा हाँ। तो, हम्म। लेकिन ये प्रॉपर्टी बेदखल कर रहा है वो ओनर जिसके पास जीपीए के राइट्स हैं, या रजिस्टर्ड डीड पे उसका नाम लिखा हुआ है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, वो कैसे कर सकता है? देखो बेटा अभिषेक, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो फैमिली मेंबर है ना, अब कानून ऐसा आ गया, इंडियन लॉ आ गया है कि आपके पास अगर रजिस्ट्री है, ठीक है ना, आप सुनते भी होंगे, अगर आपके पास रजिस्ट्री है, ठीक, हाँ तो हाँ रजिस्ट्री होने के बाद भी जैसे कि आपके जो बच्चा है, ठीक है ना, उसका इक्वल राइट होता है। रजिस्ट्री आपने अपने नाम बनवा रखी है, अब आपके मरने के बाद, ठीक है ना, मरने के बाद उसका इक्वल राइट होगा। आपका क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अगर आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तब भी वो कैसे ले सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फैमिली का मेंबर है, लॉ के टर्म्स में हर फैमिली का मेंबर लायबल होता है, किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है जी ना। उसके बिना मर्जी, मैंने क्या समझाया बेटा, मर्जी से जब जब पावर अटॉर्नी में आप साइन करते हैं, रजिस्ट्री में साइन करते हैं, तो सारे बच्चों की सहमति ली जाती है, ठीक है ना। बट अगर सहमति नहीं ली गई है और सहमति के बिना उसे प्रॉपर्टी से हटा दिया गया, तो उस केस में वो रिकवरी कर ले सकता है, ठीक है ना। सर उसको फैक्ट पता नहीं है। एक चीज हम्म। और, अगर इस कंडीशन में हम्म। जिसने ये क्लेम किया है वो बाय चांस साउंड माइंड नहीं है, हम्म। तो कैसे मिलेगी? तो उसको मिल ही नहीं सकती, वो साउंड माइंड तो है ही नहीं। तब नहीं मिल सकती बेटा, वो इंसॉल्वेंट है के लिए, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ना। थैंक उस यू। केस में उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, सिंपल सा राइट सर, लॉजिक है। जैसे आपका आई गॉट इट सर। ये इंसॉल्वेंट है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट हो गया, फिर अनसाउंड माइंड हो गया, उस केस में वो रिकवरी ले ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री हो ही नहीं सकती ना अभिषेक उसकी। यस यस, ठीक जब है सर, समझ गया कॉन्ट्रैक्ट मैं। में एंट्री हुई नहीं तो रिकवरी कैसे ले लेगा? ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आ ही नहीं सकता। इसके बाद देखो बेटा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बेसिकली हमारा जो टॉपिक कवर करेंगे वो 4 टॉपिक करेंगे। पर्सन जो स्पेसिफिक एनफोर्स के लिए लाइबल है, पर्सन जो डू नॉट एनफोर्स परफॉर्मेंस, ठीक है ना। देखो एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जिनको एनफोर्स किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, कौन से पर्सन आएंगे स्पेसिफिक एनफोर्स के लिए, और कौन कोर्ट की पावर और डिस्क्रिशन क्या है, ठीक है ना। तो ये 4 टॉपिक हम कवर अप करेंगे। यहां तक क्लियर है? आगे चले हम। जी सर। देखो अब ध्यान से समझते हैं हम हमारा टॉपिक रिकवरी। इसके बाद देखो रेक्टिफिकेशन, रिसेशन और कैंसिलेशन। इसमें बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल, बदलाव और होल या पार्शली कैंसिल करने की बात की जाएगी। डिक्लेरेटिव डिग्री, यानी कि डिक्लेरेटिव डिग्री में इंजंक्शन आता है, जिसमें हम टेम्पोरली और परपेचुअल पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेम्पोरली और परपेचुअल का एक डिफरेंस भी करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव रिलीफ कहने का मतलब है जो स्पेसिफिक रिलीफ से भी काफी सुपीरियर है, ठीक है ना। किसी को एक प्रिवेंटिव रिलीफ चाहिए, प्रिवेंटिव रिलीफ में उसको गुड्स भी मिलेगा, डैमेजेस भी मिलेगा, और साथ में 3 महीने के लिए अलग से कॉम्पनसेशन अमाउंट भी दिया जाएगा। उसे प्रिवेंटिव रिलीफ बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बेसिकली आपका जो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो दो दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको आप मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपका फर्नीचर फर्नीचर आपके चेयर, इनको आप मूव इजिली कर सकते हैं। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो आप, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसकी रिकवरी प्लांटिफ, प्लांटिफ कौन है? मैंने आपको बता ही रखा है, प्लांटिफ कौन होता है, बताओ बेटा। निर्दोष। निर्दोष। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। ये जो पॉइंट लिखे है ना बेटा, लॉ की लैंग्वेज है, यस। ठीक है ना।
मान लो अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, वैसे मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, पिछली बार एमसीक्यू हुआ था। अगर थ्योरेटिकल होता है तो आपको पॉइंट लिख के आने हैं, ठीक है ना, विद सेक्शन के साथ, सेक्शन के साथ लिख के आना और इसको एक्सप्लेनेशन करना है 4 पॉइंट को, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे आपकी लॉ के लैंग्वेज के पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो देखो आप, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बेसिकली आप कौन ले सकता है, इमीडिएट ये प्लांटिफ ले सकता है। अब ये प्लांटिफ कब ले सकता है, देखो आप ध्यान से समझेंगे, कब ले सकता है, जब उसको लग रहा है कि जो डैम ये सबसे पहले जो डिफेंडेंट है वो अपने आप को प्लांटिफ का ट्रस्टी या एजेंट बोल रहा है, ठीक है ना। डिफेंडेंट जो गुनहगार है, ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूँ, जैसे मेरा फर्नीचर है, ठीक है ना, फर्नीचर किसने जब्त लेन अपने पास रखा हुआ है, डिफेंडेंट ने रखा हुआ है, ठीक है ना। अब डिफेंडेंट उसको क्या बोल रहा है, एक तरह से मेरा ये मेरे पास रखा हुआ है, तो प्लांटिफ क्या करेगा, इस केस में एक रिकवरी लेगा कोर्ट से कि मुझे अपना फर्नीचर वापस चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस में फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन द डिफेंडेंट होल्ड्स इट्स एज अ ट्रस्टी और एजेंट ऑफ द प्लांटिफ। सेकंड पॉइंट, मुझे लग रहा है कि फर्नीचर का कंपनसेशन, फर्नीचर मेरे को चाहिए तो चाहिए, पर फर्नीचर वो दे नहीं पा रहा, ठीक है ना। फर्नीचर जो डिफेंडेंट है मुझे फर्नीचर तो देने के लिए तैयार है, पर फर्नीचर कुछ ब्रेक हो गया, टूट गया, तो उसके ब्याह पे मुझे कॉम्पनसेशन मनी देना चाहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्पनसेशन मनी मेरे लिए इनफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर स्पेसिफिक रिकवरी लूंगा पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। उसमें होगा क्या, जैसे आपका जो चेयर है, बेशक वो टूटा है, मेरे को प्यारा, तो मुझे वो अपना चेयर चाहिए, क्या नहीं, इन इन हैनी हाउ मैटर, वो मेरे को चेयर वापस चाहिए, चाहे तुम कैसे भी लाओ उसे, ठीक है ना। डिफेंडेंट चाहे वो कैसे भी लाए, मैं कोर्ट को बोलूंगा। इसके बाद देखो, डैमेजेस को असेस करना बड़ा मुश्किल है, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन मूवेबल प्रॉपर्टी को ले सकता हूँ। यानी कि जो इसमें डैमेज हुआ है, जैसे जो फर्नीचर है उसमें इतना डैमेज हो गया, इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोर्ट से क्या बोलूंगा कि मेरे को डैमेजेस से कुछ नहीं करना, मुझे अपना चेयर ही चाहिए बस, किसी भी तरीके से। इसके बाद देखो, लास्ट है जो क्लेम हमने किया, वो रॉन्गली ट्रांसफर कर दिया गया प्लांटिफ पे, तो इस पे डिफेंडेंट उससे अमाउंट ले सकता है, ठीक है ना। तो यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? जी सर। डाउट है बेटा शिवानी, निकिता? नहीं सर लास्ट सर। का मुझे बता दीजिए एक बारी। लास्ट मैं बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना, रिवाइज करा रहा हूँ इसे। बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी हम किन किन कंडीशन में ले सकते हैं, जब आपको उसका कंपनसेशन, आपको लग नहीं रहा कि कंपनसेशन जो दिया गया है मैं उससे खुश हूं, ठीक है ना। सेकंड सेकंड उसके डैमेजेस को एसेस यानी कि कैलकुलेट करना, डैमेजेस को कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, जो डिफेंडेंट है, ठीक है ना, जिसको मैंने चेयर दिया था, वो उसका मालिक बन रहा है, मालिक तो है नहीं, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो, लास्ट जो पोजीशन ऑफ थिंग क्लेम है वो रॉन्गली ट्रांसफर कर दी गई है प्लांटिफ को, ठीक है ना। जैसे कि जो मेरा चेयर था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया अभिषेक, और मुझे वापस से दोबारा वही चीज दे दी गई, ओके। ठीक है ना। जैसे जैसे डिफेंडेंट जिसको मैंने चेयर दी थी अपनी, वो टूट टाट के, तो पहले उसमें एक जो उसका एक लेग था चेयर का वो तोड़ दिया, और एक नया लेग करा के उसे कवर करा के उसके बॉडी को कवर करके पेंट करके मुझे वापस से दोबारा दे दिया गया, प्लांटिफ के पास आ गया। तो इस केस में क्या करेगा, वो उस कोर्ट को बोलेगा कि मेरे को वही पुराना चेयर चाहिए, डिफेंडेंट से कोर्ट को बोलेगा कि कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाओ डिफेंडेंट के खिलाफ कि मुझे दोबारा से वो पुराना चेयर चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? किसी सर को डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो, मैंने जो आपको समझाया था, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मैंने आपको बताया समझाया था। बेसिकली रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब है लैंड, ठीक है ना। आपके बिना पूछे, आपके बिना इजाजती के, बिना मतलब आपके बिना कंसर्न के
आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दे, डिस्पोज यानी कि बेदखल कर दिया, ठीक है ना। अब बेदखल करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कब तक बन सकते हैं? 6 months. 6 months, ठीक है ना। और ये सूट आप कैन नॉट फाइल अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। कहाँ पे करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। आप कहेंगे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से जाके स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट से अपना हिस्सा मांगू तो गवर्नमेंट नहीं देगी। डिस्ट्रिक्ट 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 कोर्ट में जाके अपने केस को लड़ सकते हो, ठीक है ना। और जो पोजीशन है, जो क्लेम किए आपकी इमटेरियल प्रीवियस पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रीवियस पोजीशन यानी कि कहने का मतलब है जो आपके साथ प्रॉपर्टी जा चुकी है, ठीक है ना। सपोज आपकी प्रॉपर्टी को आपके हिस्से से निकाल दिया गया, बाद में उसका टाइटल किसी और को दे दिया, ठीक है ना। जैसे मेरे जो प्रॉपर्टी थी, मेरे फादर ने मेरे को प्रॉपर्टी से निकाल दिया। अब निकालने में मैं किसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ? जो जिससे मुझे निकाला गया है। बात को ध्यान से समझना आप, जिससे जिस प्रॉपर्टी से मुझे निकाला गया मैं उसी में क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है ना। पर उसका टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है ना। टाइटल टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रॉपर्टी से मतलब है। टाइटल मेरे लिए क्या है? इमटेरियल है, ठीक है ना। मैं प्रीवियस पोजीशन पे ही क्लेम कर सकता हूँ। अब देखो एपलेट कोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी ने एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट कोर्ट पढ़ा है? किसी को आइडिया हो? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट कोर्ट। नो सर। अभिषेक आपको तो इन्फॉर्मेशन होगी बेटा। जोगिंदर आपको, संदीप। नहीं पढ़ा सर, एप्लेट वर्ड कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन ये एप्लेट कोर्ट, एप्लेट ये नहीं पता। देखो मैं समझाता हूँ। आज मैंने सेकंड ईयर में बच्चों से पूछा कि एपलेट ट्रिब्यूनल क्या था, मैंने उनको फर्स्ट क्लास में समझाया था, तो बस एक ही बच्चे ने जवाब दिया, ठीक है ना। एपलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना आप। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा हम कौन से केस लड़ते हैं? हम कौन से केस लड़ते हैं? सिविल और क्रिमिनल केस, पैनल केस, जो भी हो गया, पेनल्टी वेनल्टी के। अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ संदीप, आपको मेरे को एक जीएसटी का केस लड़ना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का केस लड़ना है, कंपनीज का केस लड़ना है, आर्म फोर्स का केस लड़ना है, समझ रहे हो ना। ये कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल अलग अलग कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कोर्ट बनाए जाते हैं किसके लिए? अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। अलग अलग फंक्शनिंग कहने का मतलब है कोई डायरेक्ट टैक्स के लिए बना दिया गया, कोई गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए बना दिया गया, कोई कंपनीज के लिए बना दिया गया। कंपनीज, जो कंपनीज के लिए बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंपनीज एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। जो एपलेट ट्रिब्यूनल है ये डिफरेंट कोर्ट एंड डिफरेंट केस को फाइट करने के लिए। वो डिफरेंट केसेस क्या क्या है? तो जैसे कि बेटा आपका डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के लिए, ठीक है ना। मैं चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे मुझे अपना केस लड़ना है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, किसका? जीएसटी का। तो मैं किसके ट्रिब्यूनल में जाऊंगा? अपने ट्रिब्यूनल में, जीएसटी ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? टोटल ठीक है सर। 8 ट्रिब्यूनल है बेटा, ठीक है ना। आप गूगल में सर्च कर लेना, इसको आपको पता होना चाहिए, आप एडवोकेट बनने वाले हो। सर एनजीटी इसी का पार्ट है। किसका बेटा? एनजीटी, हाँ, एनसीएलटी, वेरी गुड। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, याद आ गया मुझे। नेशनल कंपनी लॉ, वेरी गुड संदीप, अच्छा बताया बेटा आपने। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरीज फाइट के कोर्ट केस लड़ते हैं। कोर्ट केस किस केस में लड़ते हैं? जब आपने कोई कंपनी बनाई, ठीक है ना, कंपनी आपकी बंद नहीं हो पा रही, कंपनी में कोई अल्टरेशन कराना है, ठीक है ना। आरओसी फाइंड करता है, रजिस्ट्रार और ऑफिस फाइंड करता है। अब ये आरओसी होता क्या? आरओसी एमसीए को चलाता है, ठीक है ना बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर ये दोबारा बताना, ये नेशनल क्या बोला था? बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले समझना है निकिता, आरओसी क्या होता है। आरओसी जो कंपनी को चलाती है, ठीक है ना। आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस एमसी के पोर्टल को चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को।
अब आरओसी का कोई सा भी केस आता है, ठीक है ना, कोई कंपनी का केस है, जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास केस आया कंपनी का लड़ने के लिए कि कंपनी में जो डायरेक्टर है या मेंबर है वो कम है, या कोई डिफॉल्ट से कंपनी क्रिएट की करी जा रही है, कंपनी को बंद नहीं किया जा रहा सही से। तो इस केस में जो मेरा जो केस होगा, मैं एज अ बीइंग अ क्लाइंट का कंपनी सेक्रेटरी लॉयर परफॉर्म करके किससे केस केस लड़ूंगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। तो वो जो केस मेरा फाइट किया जाएगा वो किसके अंडर किया जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहां तक क्लियर है निकिता? जी ठीक है ना सर। बेटा? तो एपेलेट ट्रिब्यूनल कहने का मतलब है डिफरेंट ट्रिब्यूनल। डिफरेंट ट्रिब्यूनल कितने, टोटल 8 है, आप गूगल सर्च कर लेना। टोटल 8 में मैंने आपको 4 बता ही दिया, डायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर्म फोर्सेस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो टोटल 8 ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने बना रखा है। ट्रिब्यूनल में होता क्या है, ये एक तरह से कोर्ट ही है, बट इसमें एडवोकेट नहीं जाते, एडवोकेट नहीं, जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, ठीक है ना, वो जाता है। जैसे कि एनसीएलटी में कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट जीएसटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, तो ये जाके कोर्ट केस फाइट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। आगे चले बेटा, ठीक है ना। अब देखो, आप रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। इसमें बेसिकली था क्या कि आपको प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दे, डिस्पोज यानी कि निकाल दिया गया आपके बिना कंसेंट से, तो आप क्या कर सकते हैं, इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, लॉ को देखते हुए क्या कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डिस्पोजन, ठीक है ना। 6 मंथ यानी कि आपको फरवरी में प्रॉपर्टी से निकाला गया, तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये केस आपका गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो, आप किसके अंडर कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर के अगेंस्ट, ठीक है ना। फैमिली मेंबर में जो हेड है उसके अगेंस्ट कर सकते हो। ये जो पोजीशन है आपका किस पे होगा, प्रीवियस पोजीशन पे होगा, जो आप जिस पे आपको निकाल दिया गया प्रॉपर्टी से, उसके लिए केस फाइट करोगे। ये जो आपकी अपील है, ये आपकी अपीलेट कोर्ट में नहीं होगी। अपीलेट कोर्ट कहने का मतलब मैंने आप समझा दिया कि नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर लोक अदालत में भी कर सकते हो, ठीक है ना। लोक अदालत मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाया था। लोक अदालत क्या होता है, जिसमें डिफरेंट चालान, ये सब चालान को करा जाता है, ठीक है ना। चालान चालान हो गया बेटा, डाइवर्स के केसेस हो गए, ये लोक अदालत में देखे जाते हैं, ठीक है। अरे जिनके पास पैसा नहीं है कि वो कोर्ट में जाके एडवोकेट को हायर कर सके, तो सरकारी विभाग बना रखा है लोक अदालत, वहां पे जाके कोर्ट ये जो अपनी प्रोसीजर है, चालान को भरने की प्रोसीजर या डाइवर्स लेने की प्रोसीजर, वो लोक अदालत में जाके ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, अगर जो प्लांटिफ है, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्लांटिफ हैज पार्टेड विद पोजीशन वॉलंटरी, ही कैन नॉट फाइल अ सूट। अब जो प्लांटिफ है उसको वॉलंटरी, अगर वॉलंटरी यानी कि उसकी इच्छा से, ठीक है ना, पोजीशन उसकी इच्छा से अगर उसको निकाला जा रहा है प्रॉपर्टी से, तो वो फाइल सूट नहीं कर सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? किसी को डाउट है निकिता? नहीं सर। नहीं सर। अच्छे से आया बेटा, अपीलेट ट्रिब्यूनल आया सबको समझ में? मैं पूछूंगा बेटा सेकंड ईयर में जाके, तब ओके देखता सर, हूँ कौन मेरे को जवाब देगा। दे देंगे सर। नहीं याद रहेगा बेटा, ह्यूमन माइंड नहीं रहता, ठीक है ना। आपको जब तक कोर्स कंप्लीट होगा ना, मैं किसी से पूछूंगा कि कोर्जन किस सेक्शन में आता है, तो किसी को याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखो आप, तो इसमें एक ये लैंडमार्क जजमेंट दी गई है केस स्टडी के हिसाब से। केस स्टडी में क्या कह रहा है, महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह का है। इसमें एस सी क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हेल्ड करता है पर्सन इक्विटेबल रिलीफ के लिए, ठीक है ना, विथ क्लीन हैंड्स। मतलब अगर किसी ने पोजीशन रॉन्गफुल लेना चाहता है,
तो अनटाइटल नहीं है किसी भी रिलीफ के, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। जैसे आप अभिषेक ने हमें बताया कि कोई अनसाउंड पर्सन है और मेरा बेटा नाला वो है, क्या कहते हैं, पागल है, तो मैं उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दे नहीं सकता, ठीक है ना। Right. नालायक को तो प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। ये ड्रंकन पर्सन है, अब ड्रंकन पर्सन को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे भी दोगे तो करेगा ही क्या, दारू भी पिएगा, वो करेगा क्या उसका प्रॉपर्टी बेच के। तो इस केस में सिंपली ये बोला गया अगर आपकी पोजीशन इच्छा आपकी रॉन्गफुल है तो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं या रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। Okay. यहां तक क्लियर है बेटा। जी पे एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, जब रिटर्न एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आया है, ठीक है ना। आपको ये पता भी होना चाहिए अपने डेली लाइफ में कि आपको प्रॉपर्टी से अगर हिस्से से बेदखल कर दिया तो आप 6 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके बाद अप्लाई किया तो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, ये जो सूट है आप गवर्नमेंट के एंगेज नहीं कर सकते, प्रीवियस पोजीशन होना चाहिए। एम्पलेट कोर्ट के अपील के अंडर, मतलब हम अपील किसके अंडर नहीं ले सकते, एप्लेट कोर्ट मैंने बता दिया, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, इसके अंडर नहीं ले सकते। प्लांटिफ की इच्छा है, अगर उसको इच्छा के हिसाब से अगर निकाला गया है हिस्से से तो सूट के लिए फाइल नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है? सर आवाज आ रही है नहीं आपको? सर। हाँ आ रही है बेटा, यस बताओ। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा एक। बोलो बोलो। सर जैसे अभी आपने बताया कि कोई ड्रंक करता है या नालायक है या पागल है तो उसको हम्म, प्रॉपर्टी से निकाल दिया, बट अगर एक उसको लाइक कंपनसेशन दिया जाता है। आपका क्वेश्चन का आंसर बेटा कंपनसेशन है, ठीक है ना। नहीं नहीं, बट हाँ अगर किसी के फादर ने उसको, मतलब उसका बेटा एकदम ठीक ठाक है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह एक कमाता, और फिर भी उसे ऐसे बेदखल कर दिया, तो वो हाँ केस वैलिड है जो कोर्ट में जाएगा? हाँ वैलिड है, विदाउट कंसेंट बेदखल किया है ना, यस हाँ वैलिड है, बताया तो बेटा। विदाउट, अब जैसे एकदम नॉर्मली फिट है, जैसे आपके फादर ने आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो आपको ये चीज पता नहीं, आपने क्या करा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा जाता है, ठीक है ना, कि मैं इस प्रॉपर्टी का रहने वाला हूँ और मैंने इस अपने बेटे को उसके चरित्र व्यवहार से उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, ठीक पब्लिक है ना। नोटिस। हाँ नोटिस देते हैं न्यूज़पेपर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं वकील के पास जाऊंगा, तो वकील क्या कहेगा कि आप 6 महीने तक अप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अप्लाई कर दिया तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और 6 महीने के बाद मैंने अगर अप्लाई किया तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बट बेटा लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता, लड़कियों को तो वैसे भी हिस्सा मिल ही जाता है। अगर उनकी शादी भी कर दी जाए ना, हम फैमिली लॉ में पढ़ेंगे, हिंदू लॉ में, मैरिज में अगर उनकी शादी कर दी गई, ठीक है ना, तो शादी होने के बाद उनको क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बोलो। सपोज फैमिली मेंबर्स है। अब हम्म जैसे फैमिली मेंबर्स में एक बड़े एक है एजेड, उन्होंने क्या किया, उनके नाम पे पूरा प्रॉपर्टी है, बट जो उनसे हम्म जो छोटे लोग हैं उन्होंने क्या करा, उनको प्रॉपर्टी का जो पेपर है उनसे लिया और उनको मतलब मरा साबित कर दिया, एज अ ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी मरा हाँ साबित कर हाँ। दिया। बट इन केस वो जिंदा है, वो जिंदा हम्म है, बट कोर्ट को नहीं पता, मरा साबित कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वैलिड दिखा दिए कि मरा हुआ है, और वो हम्म जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम कर ली। अब जो हम्म बाकी के लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है, और ना जिनको उन्होंने ऐसा ट्रीट किया उन्हें भी नहीं पता। तो हम्म ऐसे केस में क्या हो सकता है, मतलब अब 4-5 साल हो गए, पता ही नहीं है किसी को, तो उस हम्म केस में क्या करेंगे, मतलब वो एक तरीके से, अगर जैसे सपोज दैट वहां पे किसी को पता नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है निकालेंगे, और चार हम्म पांच साल तो बेसिकली लगेगा ही लगेगा उसमें। तब हम्म जो जिन्होंने ऐसा दिखाया कि ये तो मर गए थे, तो क्या उनको क्या, मतलब लीगल एक्शन क्या लिया जाएगा उनके ऊपर? देखो सिंपली इसका शिवानी सिंपली आंसर बेटा क्या है, जैसे आप जो आपका क्वेश्चन है कि आपको मरा दिखा दिया गया, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मेरे को मरा दिखा दिया गया है सबके सामने, ठीक है ना, और मेरे को जानने वाला कोई है नहीं, ठीक। तो बेसिकली अगर इस केस में देखो हम कुछ कर तो सकते नहीं, ठीक है ना, बट हमारा जो लीगल हायर है,
ठीक है ना शिवानी, जैसे मेरा कोई लीगल हायर है, मुझे मरा दिखा दिया गया और मेरा कोई हिस्से की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मेरा जो लीगल हायर है वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में। ठीक है ना, वो लीगल हायर दिखाएगा कि मेरे जो फादर थे जो मर गए हैं, या जिसको मरा दिखाया गया है वो जिंदा है एक्चुअली में, तो मैं उनसे एक तरह से, मेरा उनका एक तरह से ब्लड रिलेशन है, मैं उनके साथ रहता हूँ और वो एक्चुअली इस मतलब इस लिविंग में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है ना, हाँ हाँ यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब जी जैसे मैं आपसे सबसे एक डाउट पूछता हूँ बेटा, अगर जो गिफ्ट है, ठीक है ना, दो भाई हैं, जैसे राम और श्याम भाई हैं, तो राम और श्याम के पापा ने राम को प्रॉपर्टी में गिफ्ट में, ठीक है ना, गिफ्ट में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो क्या गिफ्ट जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदारी हो सकती है? नो नहीं सर सर अगर नहीं होगी सर अक्सर हम्म अगर गिफ्ट डीड बनती है और गिफ्ट डीड के हम्म अंदर अगर हम कुछ कॉस्ट कॉस्ट मेंशन करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, और उसको हम्म। बाइबल रजिस्टर करते हैं, तो ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। हाँ, मतलब हिस्सेदारी होगी अभिषेक की नहीं होगी, मैं पूछ रहा हूँ, होगी दूसरा भाई होगी बिल्कुल हिस्सा सर, ले सर, होगी सकता? सम होगी सिनेरियो होगी हिस्सेदारी हो सकती है। हो सकती है सर। नहीं। नहीं हो सकती सर। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे आपको जो गिफ्ट दिया गया है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दी गई है, ठीक है ना, अगर ये अभिषेक जैसे हमसे कह रहे कि गिफ्ट डीड बना रखा है, ठीक है ना, उनका एकदम लॉजिक सही है, जो गिफ्ट बना रखा है इस केस में आपकी हिस्सेदारी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें कॉस्ट मेंशन है, साथ में आपका जो गिफ्ट दिया गया है, ठीक है ना, वो आपको पता चल रहा है एट दैट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि जिस समय गिफ्ट दिया जा रहा है आप तब हिस्सेदारी ले सकते हैं। ठीक है ना, आपको गिफ्ट देने के जैसे डिस्पोज में हमने पढ़ा बेटा 6 महीने, तो सेम गिफ्ट डीड भी क्या कहता है, आपको गिफ्ट देते समय 6 महीने तक पता चल जाए कि इस पर्सन को गिफ्ट दिया गया प्रॉपर्टी में। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ते हैं हम सेकंड ईयर में। तो बेसिकली अगर 6 महीने तक पता चल गया कि सेकंड पर्सन को गिफ्ट दिया गया है, तो फर्स्ट पर्सन 6 महीने के अंदर उसमें क्लेम कर सकता है। यस और सर। 6 महीने के बाद अगर उसको नहीं बाद पता चल रहा है ना, तो उसमें गिफ्ट का उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मेरे फादर और मेरे ताऊ थे, ठीक है ना, तो मेरे जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने मेरे ताऊ को गिफ्ट दिया। ठीक है ना, गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी कि तुम ऐसे अपने छोटे भाई को प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देना। ये मेरे साथ हो रखा है, मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देना। और मेरे ताऊ ने चालाकी की, उन्होंने मेरे पापा को पता है नहीं कि उनको कोई प्रॉपर्टी दी गई थी। ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना, मेरे ताऊ ने मेरे पापा को पता है नहीं कोई प्रॉपर्टी दी गई थी, तो मेरे पापा को कब पता चली, 10 साल या 5 साल के बाद पता चली कि कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी उन्हें मिली थी। तो उस राइट। केस में क्या होगा, वो केस का वो हिस्सेदारी होगी वो लायबल नहीं होगी। ठीक है अभिषेक? यस, क्योंकि 15 साल हो यहाँ, गए। हाँ 15 साल हो गए। अरे बेटा बहुत होता है गाँव में ऐसे, आज के थोड़ी ना, वैसे भी कौन खुश रहा है आज की तारीख में, लेकिन सर एक और बात किसी सुनिए का खाता है। सर, गिफ्ट डीड अगर बनी है और हाँ, मैंने उसको गिफ्ट डीड अपने किसी एक्स भाई को दे दी गिफ्ट डीड बना के, जैसे और रेंट मैंने उसको, एग्रीमेंट होता है आपका 1 साल का सर अभिषेक, 1 साल सर के बाद सर रिन्यू कराना पड़ता है। सर यस, बट मैंने उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड भी कर दिया, हम्म तो क्या ये हिस्सेदारी काउंट होगी या नहीं होगी? आई हैव देखो, रजिस्टर्ड द डीड आल्सो। तब नहीं होगी, रजिस्टर में नहीं होगी यार। राइट, थैंक यू सर। ठीक है ना, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट एक प्रूफ है ना आपके पास, यस यस आपके कोई यस। हिस्सा लेने आए। अब तो कोर्ट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे बड़ा भाई है ना, बड़े भाई को हिस्सा मिल रखा है, ठीक है ना, तो छोटा भाई उसमें हिस्सेदारी ले सकता है। ठीक है, बट अगर छोटे भाई को हिस्सा मिल गया पूरे घर के, छोटे भाई को ऑनर बना दिया घर का, तो बड़ा भाई कुछ नहीं कर सकता, बड़ा भाई खाली हाथ जमीन पे सोएगा। ठीक है ना, अब ये कोर्ट का ऑर्डर है। सर एक तो बात मुझे ये पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे कि 3 भाई हैं, जैसे कि हाँ हाँ। उनके पापा ने, जैसे कि उनके वसीयत जो होता है ना, वसीयत हम्म। होती है, उन्होंने सबके नाम लिखवा दिए जैसे कि उसमें, हाँ वेल, और फिर जैसे कि वो पापा वो एक्सपायर हो जाते हैं, हाँ, तो तीनों को इक्वल मिलेगा, 1/3 इक्वल, रेशो में मिलेगा। तो इक्वल मिलेगा। अगर वो तीनों साथ जाएंगे तभी मिलेगा क्या, मतलब वहां कोर्ट में, कि भाई हम है उनकी मतलब औलाद?
ऐसा वो मतलब तीनों तीनों प्रॉपर्टी एक साथ ही में रह रहे हैं ना, तीनों भाई एक ही घर में रह रहे हैं, तो तीनों हिस्सेदार हैं। हाँ जब वो बेचेंगे प्रॉपर्टी को तो 1/3 किया जाएगा। ठीक है। सर ठीक ऑन है। द बेसिस ऑफ लीगल सर्टिफिकेट। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चले हम। सर्टिफिकेट बनेगा इसमें लीगल हर का जी जब सर। होगा। हाँ ठीक है। जी सर। इसके आगे देखो बेटा आप, अब आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में दिखा देता हूँ एक बार। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपके 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको एनफोर्स, जिनको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, डैमेजेस और गुड्स ले सकते हैं। ठीक। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट जिनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। थर्ड, जो पर्सन एनफोर्स के लिए लायबल है। ठीक है ना, जैसे रिमाइंडर मैन, रिविजनर आज कवर अप करेंगे। और डिस्क्रिशन मैंने अभी बताया था बेटा, कोई बताएगा डिस्क्रिशन का मीनिंग क्या होता है? कोड डिस्क्रिशन। इच्छानुसार, इच्छानुसार। अच्छा वेरी गुड, इच्छा अनुसार अभिषेक। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें हम टॉपिक बेटा। यस सर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने आपको समझा दे, एक सरल सा मीनिंग, इजी सा मीनिंग जो आपको लाइफ टाइम याद है, नहीं तो लॉ की लैंग्वेज में बड़ा डिफिकल्ट मीनिंग है इसका। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका बेसिकली होता क्या बेटा, जैसे कि कोई डैमेजेस हुआ। अब डैमेजेस मेरे साथ कोई कर रहा है तो मुझे उसका मतलब मेरे को कोई गुड्स मिलना था, वो गुड्स देने से मना कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एज अ प्लांटिफ मैं कोर्ट को बोलूंगा कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मुझे गुड्स भी दे, साथ में डैमेजेस का क्लेम भी दे। ठीक है ना, तो इसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोला जाता है। यहां तक क्लियर है ना या शिवानी सबको? हाँ जी सर। जी सर। आगे चलें। जी। मनीषा, डाउट है बेटा किसी को? जोगिंदर, संदीप? नो सर, थैंक यू। अच्छे से आ रहा है ना बेटा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? जी सर। ये बेटा यस छोटा टॉपिक है, देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये 25 पेजेस का ही है। इसमें सब कुछ मेंशन है, और एक रिटर्न अभी दिखाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा ना आपका दिमाग इसी के लिए कि कौन सा करें कौन सा ना करें, तो इसी को कवर करना है। ये पूरी लॉ की लैंग्वेज है। ठीक है ना, इसमें सारे पॉइंट कवर हैं जो आपको करने चाहिए। और ये बेटा बेसिकली बुक 1 में आता है। तो बुक 1 में देखो 50 क्वेश्चन का वो है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न मैंने बताया था। 50 क्वेश्चन आते हैं बुक 1 में, हर बुक में से। तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आप इसका रेशियो प्रपोर्शन मानो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ का, कि 3 रेशियो, मतलब 50% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से और 40 या 30% स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिक रिलीफ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा। ठीक है ना, तो देखो आप, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें एनफोर्स नहीं किया जा सकता, या जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ हम नहीं ले सकते। क्लियर है ना बेटा, जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ हम नहीं ले सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, या जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ नहीं बन सकता। देखो ये सेक्शन 11 या 14 है। मान लो कोई ट्रस्टी है, ठीक है ना, अब उसने ट्रस्ट को तोड़ दिया। ठीक है ना, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ट्रस्ट के केस में, बेसिकली जो ट्रस्ट है वो आपका स्पेसिफिक एनफोर्स में नहीं आता। ठीक है ना, ट्रस्ट कहने का मतलब है, ट्रस्ट में 2 पार्टीज होती है, ट्रस्टर और ट्रस्टी। ठीक है ना, तो ट्रस्ट ऐसे समझो आप, जैसे कि आपका मंदिर है बेटा। ठीक है ना, अब मंदिर में मैं पूजा करने गया, पूजा करते समय देखता हूं मैंने प्रसाद लिया। ठीक है ना बेटा, पू- प्रसाद लेते समय, प्रसाद लेते समय देखो आप, प्रसाद जब मैं ले रहा हूं, तो जो प्रसाद मुझे दे रहा है, ठीक है, उसने एक रॉन्ग प्रसाद दिया है। अब मैं कोर्ट में जाके ये केस नहीं लड़ सकता चैरिटेबल ट्रस्ट के भी पे कि मुझे प्रसाद गलत मिला है।
तो बेसिकली ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्ट आ जाएगा जब, तब इन केस में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते। सेकंड पॉइंट, कंपनसेशन आपको मिल गया, ठीक है ना बेटा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कहता है कि आपको गुड्स भी चाहिए और डैमेज भी चाहिए। तो आपको डैमेज मिल गया, आपको गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, गुड्स से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको डैमेज मिल गया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे आपके स्पेसिफिक एनफोर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। इस पे आप स्पेसिफिक रिलीफ को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है या फिर पार्टी के वायलेशन पे या उसकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि अमेजोन के डिलीवरी वाले को मेरे घर पे डिलीवरी करनी थी, ठीक है ना। जब वो डिलीवरी मैन डिलीवरी कर रहा है तो उसके पास इतनी नॉलेज नहीं कि उसको ये पता नहीं चल रहा सॉरी, डिलीवरी मैन को ये पता नहीं चल रहा कि मेरे को गुड्स को कैसे डिलीवर करना है, क्या लोकेशन है। तो इस केस में पूरी की पूरी गलती किसकी है? सेलर की गलती है। सेलर ने क्या, जो अमेजोन वाले, उन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी डिलीवरी मैन को कि आपको कैसे गुड्स को पैक करा जाता है, कैसे गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, कैसे मतलब कैसे आप लोकेशन को ऑन कर सकते हो, लोकेशन ऑन करने के बाद डिलीवरी दे सकते हो। तो इस केस में बेटा देखो, समझो आप, जो हम अगर कोर्ट केस भी लड़ेंगे तो ये स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर नहीं आएगा, ठीक है ना। हम पर्सनल क्वालिफिकेशन पे जा रहे हैं, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो गुड्स को डिलीवर कर सके। इसके बाद देखो, फोर्थ पॉइंट कहता है आपका कि जो सर आपका डैमेज है। हाँ बेटा सर बोलो। बट इस कंडीशन के अंदर हम्म। हम लोग ठीक है, उसको हम लोग स्यू नहीं करेंगे, बट जो ट्रेनिंग नहीं दी उसको, वो तो हम स्यू कर सकते हैं ना सर। हाँ वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो ट्रेनिंग भी दी हम होती। किस पे, वो भी बेटा हम किस पे सेव करेंगे? अमेजोन वाले पे, ठीक है ना, यस। डिलीवरी वाले पे नहीं। डिलीवरी वाले की क्या गलती? डिलीवरी वाला तो साफ बोलेगा मेरे मालिक, जैसे कार का ड्राइवर है, कार के ड्राइवर में एक केस आता है लॉ ऑफ टॉर्ट में, ठीक है ना, उसमें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी नहीं गई, उसने कार को जाके ठोक दिया, ठीक है ना। तो उस केस में क्या माना जाता है, जो उसका मालिक है ना वही गुनहगार माना जाता है, ठीक है ना बेटा। जैसे एक हॉर्स है, मैं आपसे एक लॉ ऑफ टॉर्ट का ये भी केस है। एक हॉर्स है, वो थोड़ा पागल था, उसको पागल भी नहीं, हॉर्स एकदम सही सलामत था, उसको बीच मार्केट में खड़ा कर दिया। एक बच्चे ने उससे पंगे लिए, हॉर्स से मतलब पूछ वूछ उसकी हिलाई। अब हॉर्स पागल हो गया, हॉर्स ने क्या करा, सारे जो पब्लिक थे उन पे आक्रामक अटैक कर दिया, पागल होकर अटैक करने लग गया कि उसको डेंजर लगा कि मेरे साथ को डेंजर हो रहा है, हॉर्स को ऐसा लगा। तो इस केस में हॉर्स की गलती ना मान के हम किसकी मानेंगे गलती? उस हॉर्स की मालिक की मानेंगे, कि जब आपको पता है कि आपके पास एक डेंजरस थिंग है तो आपको उस समय उसके साथ रहना चाहिए था, ठीक है ना। तो सेम इसमें बेटा क्या, आप डिलीवरी मैन इस केस के एग्जांपल में समझेंगे, हम डिलीवरी मैन के ऊपर केस ना करते हुए उसके मालिक के ऊपर करेंगे कि उसको एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्यों नहीं दी गई है, ठीक है ना। फिर आपका फोर्थ पॉइंट आता है कि आप डैमेजेस को सर्टेन डैमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में जब डैमेजेस आपकी क्लेम, डैमेज असेसमेंट ऑफ डैमेजेस इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप डैमेजेस को कैलकुलेट कर रहे हैं और डैमेजेस को पे कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक रिलीफ हम कब लेते हैं? जब हमें एक डैमेजेस का अमाउंट फिक्स नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना, या फिर गुड्स हमें नहीं मिल पा रहे। अब देखो, आप डैमेजेस अगर कैलकुलेटेड है, डैमेजेस आपको पूरे पे किए जा रहे, तो उस केस में भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी विच विच कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। इसका कहने का मतलब है कुछ ऐसी ड्यूटीज एंड कंटिन्यूअस जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका स्पेसिफिक रिलीफ में नहीं आएगा। इसका अगर अभिषेक एग्जाम्पल लेना चाहो तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप? कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी का कोई एग्जाम्पल दे सके परफेक्ट।
बताओ बेटा। शिवानी, निकिता, यश, संदीप, जोगिंदर, वॉइस आ रही है बेटा सबको? सर वॉइस तो आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस ड्यूटी का। जी। कंटिन्यूस ड्यूटी कहने का मतलब है जैसे आर्म फोर्सेस होती है ना बेटा, पुलिस ऑफिसर, ये हमारे लिए क्या करती है, हमें हमें आर्म फोर्सेस पुलिस ऑफिसर बेसिकली एक कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। अब उनकी प्रोटेक्शन से जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, एक मार्केट में एक मतलब मर्डरर है, ठीक है ना, वो शूट आउट, अरे बेटा जब पुलिस वो करती है उसको क्या कहते हैं? सर इनकाउंटर। हाँ वेरी गुड, एनकाउंटर, वेरी गुड, ये बड़े यार काउंटर काउंटर आ रहा था मुझे। यस ने अच्छा बताया। देखो जब पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर करती है, ठीक है ना, तो उस केस में अगर किसी गुनहगार को गोली लग भी जाएगी ना, तो वो अपना गुनहगार जो सॉरी जो एक तरह से जिसने गुनाह नहीं किया है, ठीक है ना, गुनहगार को गोली मारते समय किसी मासूम इंसान को अगर गोली लग गई, तो उस केस में जो मासूम इंसान है वो कोर्ट से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए अपील नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है शिवानी? एग्जाम्पल प्रॉपर समझ में आया इसका? जी सर जी। ठीक है ना। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट आपका मिनट या फिर न्यूमरस डिटेल पे है। मिनट या फिर न्यूमरस डिटेल कहने का मतलब है जैसे अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, किसी कंपनी के अकाउंट्स है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है, वो क्या न्यूमरस डिटेल है। वो बस किसको पता होनी चाहिए? डायरेक्टर को, या फिर कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है ना, डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, वो किसी को बताना नहीं। अगर किसी को पता चल गया, कंपनी के एम्प्लॉय को किसी को पता चल गया, तो उस केस में भी वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल्स को ही प्रोवाइड किया जाता है, नॉर्मल एम्प्लॉयज को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यहां तक क्लियर है? अगर एम्प्लॉयड कर किसी डायरेक्टर ने अगर वो प्रोवाइड कर देता ना बाहर पब्लिक में, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है ना। उस इनसाइडर ट्रेडिंग में अलग पेनल्टी प्रोविजन लगता है। यहां तक क्लियर है? आगे चले हम बेटा, किसी को डाउट है? नो सर, आगे चलते हैं। बताओ बेटा, जोगिंदर, संदीप, डाउट है किसी को? नो सर, थैंक यू। आगे चले हम, यस सर। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आप मुझे बताओ कि ए एग्री करता है बी को सिल्वर टबैको बॉक्स देने के लिए, जो बी का फादर का है। अब बाद में पता चलता है कि ये है ना बी फैमिली के बाहर बेच दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें ए क्या कर रहा है? बी को बेचने के लिए मना कर रहा है, तो इसमें रेमेडी अवेलेबल क्या है बी के पास? बताओ बेटा, बी के पास क्या रेमेडी है? वॉइस आ रही है अभिषेक आपको? आ रही है सर। बताओ बेटा, इसका आंसर क्या दे सकते हो आप? सेकंड जो इलिस्ट्रेशन है वो आपका उसी पे बेस्ड है, डिस्पोज्ड पे। बताओ बेटा, एक फर्स्ट का आंसर क्या होगा अभिषेक? समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन? समझाऊं मैं? बोलो शिवानी। Yes, sir. Please repeat the question. देखो ए क्या कर रहा है? ए बी को सेल कर रहा है सिल्वर टबाको बॉक्स, जो बी के फादर को बिलोंग करता है। अब उसने क्या करा? इट वाज सोल्ड आउटसाइड बी फैमिली समटाइम इन डिस्ट्रेस, ठीक है ना। इस केस में क्या है? ए को बेचना, ए ने एग्रीमेंट किया बी को बेचने के लिए। अब ए क्या कर रहा है? बी को बेचने से मना कर रहा है, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है? बी को बेचने से मना कर रहा है, तो इसमें
रेमेडी क्या अवेलेबल है बी के Rescission पास? section 62 कौन सा बेटा? rescission मतलब cancellation मतलब बताओ अभिषेक, निकिता, एक माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का ऑन है, गूंज रही आवाज। हाँ बताओ बेटा, बताओ अभिषेक, नहीं आ रहा क्या ये? सर ये क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट। ये क्लियर इसलिए नहीं हो रहा, जैसे कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना, अभी मैं पूरा कवर करा देता हूँ, फिर लास्ट में पूछूंगा, ठीक है ना बेटा इसे? ठीक है, फर्स्ट सेकंड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, बस सेकंड हमने डिस्पोज का कर लिया है। मैं सेकंड आपको बता देता हूँ। ए पोजीशन है हाउस टेकन लीज पे। देखो बी एक ऑनर है, ऑनर ने ए को घर को रहने के लिए दिया है 9 महीने के लिए, पर पीरियड ऑफ लीज एक्सपायर होने से पहले ही ए को डिस्पोज कर दिया। तो क्या है ए के पास रेमेडी, वो क्या करेगा, लीज पीरियड के समय अप्लाई करेगा किसके अंडर, रिकवरी फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना? रिकवरी के लिए अप्लाई कर देगा फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? जो फर्स्ट और थर्ड इलस्ट्रेशन है बेटा, ये मैं कैंसिलेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बात कराता हूँ, ठीक है ना? वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है शिवानी, जी सर। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या टॉपिक? सर ये जो क्वेश्चंस थे ना ये थोड़े से कंफ्यूजिंग थे हाँ बस। ये तो है, ये थोड़े हैं कंफ्यूजिंग, जी ठीक है ना? देखो अब आगे चलते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है ना? एनफोर्स किन किन कॉन्ट्रैक्ट को किया जा सकता है जिसमें मेरे को कंपनसेशन मनी दिया जा रहा है, मेरे को लग रहा है कंपनसेशन मेरे लिए इनफ नहीं है, मेरे को अलग से रिलीफ चाहिए। अलग से रिलीफ कहने का मतलब है मेरे को गुड्स चाहिए, जो मेरे गुड्स का जो गुड्स मेरा डिफेक्ट, जो डिफेक्टेड गुड है, ठीक है ना, जो गुड ब्रोकन है या लॉस्ट है, डिफेंडेंट ने इसको गुम कर दे, तो उस गुड्स की मैं क्या करूंगा, रिकवरी लूंगा, ठीक है ना? तो गुड्स भी चाहिए प्लस कंपनसेशन, कंपनसेशन भी। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सकता है? सबसे पहले देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो इसमें ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो कंपनसेशन है आपका मनी का, वो इनएडिक्वेट रिलीफ है, ठीक है ना? जैसे कि आपके पास लैंड है, मैंने आपको बताया ना बेटा, लैंड में आपको प्रॉपर्टी से हिस्से से निकाल दिया, अब आप चाहते हो आपको घर में रहना है, तो रहने के लिए आपको घर का हिस्सा तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो आपको अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जा रही है तो इस केस में कंपनसेशन मनी आपका इनएडिक्वेट रिलीफ नहीं है, आपको प्रॉपर्टी चाहिए होगी, ठीक है ना? फिर आता है सेकंड, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना, तो उस केस में आप कंपनसेशन अगर आपको मिल भी जाता है तो आप उसमें हैप्पी रहेंगे, ठीक है? इसके बाद देखो, अगर ऑर्डिनरी कोर्स कॉमर्स नहीं है आर्टिकल का, तो क्या क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था बेटा, टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, एक बार खुद से रीड करोगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा समझ में। देखो आप, जब आपका गुड्स है वो इजिली मार्केट में ऑब्टेन नहीं है, तब आप स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हो। आपके पास जो गुड्स है उसकी स्पेशल वैल्यू है या प्लांटिव को उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली एनफोर्स कर सकते हो गुड्स का। इसके बाद देखो लास्ट, जब प्रॉपर्टी है वो डिफेंडेंट और एजेंट ऑफ ट्रस्टी यूज कर रहे हैं, तो इस केस में भी आपकी क्या होगी, ये स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? नहीं सर डाउट तो नहीं है अभी। बताओ बेटा जोगिंदर, संदीप। नो सर।
तो बेसिकली मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, जैसे अगर प्रॉपर्टी से डिस्पोज कर दिया तो मैं मतलब कितने महीने तक क्लेम कर सकता हूँ प्रॉपर्टी के लिए? 6 6 months. महीने। हाँ, 6 वेरी गुड। और ये जो एप्लेट ट्रिब्यूनल में फाइल किया जा सकता है ये केस? नो. नो। वेरी गुड। और ये आपका कोर्ट केस है, क्या अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा? नो सर. नो सर। ये भी सही है, मतलब आपको बेटा रिकवरी ऑफ पोजीशन अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। थोड़ा थोड़ा सा सर. ठीक है ना? अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, ठीक है ना बेटा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कब की जा सकती है, बताओ आप। सब तक कुछ डैमेज क्लेम करना हो हमने, हाँ, या और लॉस क्लेम करना हो, कंपनसेशन आपका कमीशन क्लेम करना हो। इनएडिक्वेट रिलीफ है, यस। ठीक है ना? कंपनसेशन आपका इनएडिक्वेट रिलीफ है, आप कंपनसेशन से खुश नहीं है, ठीक है ना? तो एक बार फिर से देख लो आप बेटा, फिर से एक बार 5 मिनट का है। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर नहीं काउंट किया जाता? पहला, कोई ट्रस्ट, मैंने बताया। दूसरा, कंपनसेशन से आप खुश हो गए। तीसरा, कंटिन्यूस ड्यूटी कोई कर रहा है, आर्म फोर्सेस। चौथा, कोई अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स हो गए। फोर्थ, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड है। फिफ्थ, डैमेजेस को असेसमेंट ऑफ डैमेजेस इज कैलकुलेटेड। इसके बाद देखो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनका एनफोर्समेंट इजीली हो सकता है। सबसे पहले, जब कंपनसेशन आपका इनएडिक्वेट है, प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है, ठीक है ना, कंपनसेशन इनएडिक्वेट रिलीफ नहीं है। जो ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कंपनसेशन का मतलब इमूवेबल में मुझे लैंड चाहिए, मूवेबल में मैं कंपनसेशन से भी खुश हूँ। मूवेबल यानी फर्नीचर, चेयर अब टूट गया तो टूट गया, मैं उस केस में कंपनसेशन ले सकता हूँ, ठीक है ना? तो आपके स्पेसिफिक रिलीफ में आ जाएंगे। कोई ऐसा गुड्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ में आएगा, ठीक है ना? जिसके एक स्पेशल वैल्यू है प्लांटिव के लिए। स्पेशल वैल्यू कहने का मतलब है, मेरे दादा की काफी अच्छी अंगूठी थी, वो मैंने अंगूठी अपने फ्रेंड को दिया, फ्रेंड उसको देने से मना कर रहा है, तो अंगूठी मेरे लिए क्या स्पेशल वैल्यू करता है। मैं कोर्ट से क्या करूंगा, मेरे को अंगूठी अंगूठी चाहिए, मुझे कंपनसेशन से कुछ भी नहीं मतलब है, ठीक है? इसके बाद लास्ट आता है, जब प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पास है एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ प्लांटिव, ठीक है? मैंने आपको बताया, सेम एग्जांपल मेरे अंगूठी का है, मेरे दादाजी की अंगूठी मेरे फ्रेंड के पास है, वो देने से मना कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट से एक स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर वो अंगूठी ले सकता हूँ, ठीक है ना? डिफेंडेंट का है कि नहीं, मैं तो इसका कंपनसेशन दूंगा, मैं अंगूठी तो दे नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, डिमांड करूंगा कोर्ट से कि नहीं, मुझे अंगूठी ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब वेरी इंपॉर्टेंट आता है बेटा, एक मिनट को आप, हाँ ये देखो, एक ये भी पॉइंट है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जिसमें एक डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ठीक है ना? जैसे कि कोई पर्सन है, वो आर्बिट्रेशन से मान ही नहीं रहा है, तो कोर्ट को क्या करेगा, एक आर्बिट्रेटर को बुलवाएगा। आर्बिट्रेटर एक थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में फाइट चल रहा है, जैसे पुराने टाइम में बेटा मंत्री लोग होते थे, ठीक है ना? मंत्री लोग राजा को सुझाव देते थे कि ये सही है और ये गलत है, तो सेम आपका आर्बिट्रेटर होता है, ठीक है ना? आर्बिट्रेटर एक अवार्ड देता है, फाइनल डिसीजन बताता है, जिसको अवार्ड बोला जाता है, ठीक है ना? तो इस केस में देखो आप बेटा, पर्सन है वो खुश नहीं है आर्बिट्रेशन से, जब डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो आर्बिट्रेशन के हिसाब से जो अदर पार्टी है वो क्या करेगी, आर्बिट्रेटर को बुलाएगी, रिक्वेस्ट करेगी कोर्ट को कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलूं मैं अभिषेक, कोई डाउट है? यस सर, नहीं सर। अब इसके बाद देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? अभी मैं इसको इस पीडीएफ से दिखा रहा हूं, फिर नेक्स्ट दूसरे पीडीएफ से दिखाता हूं।
अब ध्यान से सुनना है, देखो समझ में ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन कौन ले सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो देखो बेटा शॉर्ट में है, ठीक है ना, ध्यान से समझो आप, शॉर्ट में है। देखो एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जैसे मैंने दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो दूसरी पार्टी मेरे को मेरे दादाजी की रिंग दे नहीं रही है, मेरा फ्रेंड मेरे दादाजी की रिंग मुझे दे नहीं रहा है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैं खुद से कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट को कहूंगा कि मेरे फ्रेंड को बोले मेरे दादाजी की रिंग वापस मुझे कर दे, ठीक है ना। तो इस केस में जो पार्टी है वो अप्लाई कर सकती है किसके लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, ठीक है ना। यानी कि मैं पार्टी हूँ, ठीक है ना, मैं पार्टी हूँ, मेरी डेथ हो गई, ठीक है ना, मेरे दादाजी की जो रिंग थी किसके पास है, मेरे फ्रेंड की। मैं दादाजी की रिंग का एग्जांपल लेता रहूंगा, ठीक है बेटा, अच्छे से आ जाएगा समझ में। दादाजी की रिंग मेरे फ्रेंड ने ले रखी है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम या स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, मैं अप्लाई करूंगा। मेरी रिंग किसके पास है, दोस्त के पास है। सेकंड, मेरे मरने के बाद, ठीक है ना, मेरे मरने के बाद मेरा एग्जीक्यूटर कौन है, मेरा बेटा, ठीक है। या मेरे पापा, पापा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। या मेरी वाइफ यानी ट्रांसफरी, ठीक है। असाइनी यानी कि जो जिसने एक तरह से गुड्स, मेरी दादी जी, ठीक है ना, मेरी दादी ने मेरी दादा की रिंग मुझे दी थी, ठीक है बेटा। तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कहने का मतलब है जो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करा है, जिसने गुड्स, जिस पर्सन ने गुड्स सेकंड पर्सन को दिया, फर्स्ट पर्सन का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रांसफर या असाइनी। एग्जीक्यूटर कहने का यानी कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मेरे फादर चाहते हैं रिंग। ट्रांसफर यानी कि मेरी दादी चाहती है रिंग। असाइनी यानी कि मेरी वाइफ चाहती है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। आगे चलूं मैं, आया जी सबको सर, समझ बिल्कुल में, आगे चलिए। जी सर जी। पक्का आया कि नहीं आया है समझ में। सर आ गया है। अब इसके बाद देखो हस्बैंड और वाइफ का केस है, ठीक है ना। हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को हिस्सा देने से मना कर देता है। सब मैंने आपको बेटा पढ़ाना है इंडियन हिंदू लॉ में जब डाइवर्स का किया जाता है तो 1 साल, देखो जुडिशियल सेपरेशन में 1 साल का टाइम दिया जाता है। 1 साल के बाद जब डाइवर्स किया जाता है, 1 साल अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो जो वुमेन होती है, जो वाइफ होती है, वो क्लेम कर सकती है हस्बैंड से प्रॉपर्टी का हिस्सा, ठीक है ना। तो इस केस में देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर मैरिज सेटलमेंट चल रहा है यानी कि डाइवर्स का केस चल रहा है, तो इस केस में बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा, बेनिफिशियरी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बेनिफिशियरी कौन है, वाइफ है। वह वाइफ कहती है हस्बैंड से कि 1 साल हो गया, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दो। तो इस केस में हस्बैंड उसे देने से मना कर देता है। तो इस केस में वाइफ क्या करेगी, एक स्पेसिफिक रिलीफ के लिए डिमांड करेगी कोर्ट से कि मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। यहां तक क्लियर है ना बेटा। जी सर। दिक्कत क्लियर है, यस सर। पक्का क्लियर है बेटा, पूछूंगा मैं आखिरी में भी। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो बेटा, मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट अभी समझाता हूं। पहले न्यू अमेलगमेटेड कंपनी और ये बता देता हूं, ठीक है ना। अब कोई अमेलगमेटेड कंपनी है, वो भी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकती है। कैसे, न्यू अमेलगमेटेड कंपनी कहने का मतलब है जो एक दो कंपनी एक साथ मिलके, जैसे कि हीरो होंडा, ठीक है ना, हीरो आपकी क्या इंडियन कंपनी, होंडा क्या जापानीज कंपनी। तो हीरो और होंडा क्या अमलगमेटेड यानी कि मिले हुए कंपनी, दो कंपनी से एक कंपनी मिली हुई है, ठीक है ना। इस केस में क्या ये जो न्यू अमलगमेटेड कंपनी है, ये अप्लाई कर सकती है स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। यहां तक क्लियर है सबको, किसी को डाउट है। जी सर।
इसके बाद देखो बेटा, आपका फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है। अभी मैं ये रिमाइंडर मैं रिविजनर समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, इसको चार्ट से समझेंगे। अमल, ये जो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रमोटर, ठीक है ना, जो कंपनी है, कंपनी प्रमोटर, हाँ कंपनी के बिहाफ पे प्रमोटर। अच्छा, किसी को पता है बेटा प्रमोटर होते क्या है? किसी को आइडिया हो कुछ? जो प्रमोशन कर आई मीन बोलो सर बोलो। सर जिनका फंड लगा होता है कंपनी में। वेरी गुड, कहीं कहीं संदीप ने कुछ कुछ सही आंसर दिया। अप्रोप्रिएट मीनिंग चाहता हूँ बेटा मैं। बताओ बेटा संदीप, वो संदीप ने खैर बता दिया। अभिषेक, जोगिंदर, मनीषा, बताओ मनीषा, आप कुछ बताओ बेटा, प्रमोटर क्या होते हैं? बोलो बेटा, प्रमोटर क्या होते हैं? अभिषेक, वॉइस आ रही है? निकिता, सर नहीं पता। पर आवाज प्रमोटर, तो आ रही है पर ये बेटा जैसे कॉमर्स जो बैकग्राउंड के है ना, उनको अच्छे से नॉलेज होती है प्रमोटर की। प्रमोटर बेसिकली होते क्या है? जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब देखो एक लाइन में बोलूंगा, इसको अच्छे से समझना। प्रमोटर कैन बी शेयर होल्डर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। जब कंपनी स्टार्ट होती है, इनकॉर्पोरेट होते, तो इनकॉर्पोरेट करते समय जो पैसा लगाता है वो क्या होता है? प्रमोटर। ये जो कंपनी को स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो प्रमोटर को मैं क्या कह सकता हूं? प्रमोटर आपके क्या होते हैं? शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी और एम्प्लॉय भी, काम कंपनी में काम भी कर सकते हैं अपने, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है प्रमोटर? तो जी सर। यस। प्रमोटर क्या कर सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है ना। अगर प्रमोटर को कंपनी में कोई डिफेक्ट लगता है तो प्रमोटर अपने बिहाफ पे क्या कर सकता है? एक प्रमोटर दूसरी कंपनी के प्रमोटर के ऊपर केस को फाइल कर सकता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? नो सर, क्लियर है। नो यहां सर। तक हुआ बेटा? प्रमोटर आर द पर्सन who are liable or a person who are responsible for incorporating the company, new company, ठीक है। यहां तक क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल मतलब रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है ना। कंपनी के बनने के शुरुआत से जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होता है? प्रमोटर, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें बेसिकली रिमाइंडर मैन क्या आता है और रिविजनर इन पोजीशन और रिविजनर इन रिमाइंडर। ये मैंने बेटा छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा क्योंकि आज मैं सर बताऊंगा ना इसे। हाँ बेटा बोलो। सर, शेयर होल्डर्स शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना एम्प्लॉयज में, इट कैन हाँ बी ए प्रमोटर। हाँ, ओके। अगर वो मैंने शेयर डायरेक्टर है बेटा। वो जो आप नहीं नहीं बोल सर, रहे हो ना, शेयर होल्डर तो क्या होता है? जिसके पास शेयर है। एक शेयर मैं समझ होल्डर गया। दूसरे को शेयर्स थोड़ी ना देगा अपने। नहीं नहीं सर, जैसे आप अपने कंपनी है, शेयर्स, हाँ। कंपनी ने 5 साल पुराने एम्प्लॉय को शेयर शेयर दे दिए, हाँ। तो कैन ही बिकम द प्रमोटर? एज अ डायरेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्टर के बिहाफ पे दे सकते हैं हम। ओके, डायरेक्टर का थैंक ऑर्डर आया देने के लिए, डायरेक्टर का जब ऑर्डर आता है तो आईपीओ रिलीज किया जाता है, यू। यस। जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, ठीक है ना यस। बेटा। तो अगर इसके बाद उस पब्लिक ऑफरिंग में एम्प्लॉय ने शेयर खरीद लिए, हम्म तो क्या हम उसको प्रमोटर काउंट कर सकते हैं? पैसा लगा दिया उसने अपना शेयर के बिहाफ पे अपना। हाँ, कर सर बोल सर सकते एक हैं। 1% से ज्यादा स्टेक जो ले लेता है ना वो प्रमोटर बन जाता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है तो ना। उसमें वो प्रमोटर बन जाएगा वो फिर। जी जी। जी। बोला थैंक यू तो मैंने, संदीप। शेयर होल्डर भी प्रमोटर होते हैं बेटा, हम्म। ठीक है ना। देखो आप, अब आता है रिमाइंडर मैन, रिविजनर और रिविजनर। इसको ध्यान देखो, मैं आज ही टॉपिक बताऊंगा ना, कल आप भूल जाओगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जो कोई टीनेंट है इसको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ, ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। टीनेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये बताओ आप। सर किराएदार। वेरी गुड। अब देखो मकान मालिक ने क्या करा, किराएदार को रखा हुआ है, ठीक है ना।
किराएदार को अपने घर पे फॉर लाइफ के लिए रखा हुआ है, ठीक। अब किराएदार क्या करता है, देखो ध्यान से समझना, किराएदार अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब मकान मालिक ने पूरा अधिकार नहीं दिया अपनी प्रॉपर्टी का, मकान मालिक ने रहने के लिए किराएदार को घर दे रखा है। अब किराएदार ने क्या करा, अपने दोस्त को ले आया, ठीक है ना बेटा, अपने दोस्त को ले आया रहने के लिए। अब जो दोस्त है और किराएदार है, दोस्त क्या एक अननोन पर्सन है मकान मालिक के लिए। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? जी सर। ठीक है ना, जो दोस्त है वो मकान मालिक के लिए अननोन पर्सन है। तो इस केस में रिमाइंडर मैन कौन होगा ऑफ टेनेंट का? किराएदार। किराएदार क्या कर सकता है, जो टेनेंट है उसके साथ एक स्पेसिफिक रिलीफ कर सकता है, ठीक है ना। किराएदार के साथ एक स्पेसिफिक रिलीफ लेगा अगर मान लो उसका जो दोस्त है उसको घर से बाहर निकालता है। वो सिंपली यही कहेगा कि मैंने आपके म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ रहना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या हूँ इस घर का रिमाइंडर मैन हूं ऑफ टीनेंट का। टीनेंट के बाद जो पर्सन आता है, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। फिर आता है रिवाइजनर। अभी मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में, रुक जाओ आप। रिवाइजनर का मतलब क्या होता है, बेसिकली लीगल हायर, मरने के बाद जो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। किससे किसके अंगेज द थर्ड पार्टी, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? इसको एक बार मैं इससे समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये शायद आपको नोट्स मिले ना हो आज। ये वाले नोट्स मिले बेटा ये किसी को? कलरफुल वाले नहीं मिले सर। नहीं, ये वाले मिले हैं सर। सर मिले हैं। मिले है ना। इसमें देखो ये 7 पेजेस में ना काफी वैसे समझा दिया लैंडमार्क जजमेंट से, इसको रीड कर लेना आप एक बार, ठीक है ना। इसमें मैं दिखाता हूँ। इसमें है नहीं यार, इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया। नहीं, मेंशन नहीं है इसमें, नहीं है। देखो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। 1 मिनट को आप, बस 1 मिनट। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? अभी मैं दिखा रहा हूँ रिवाइज नर हूँ, बताओ बेटा रिप्रेजेंटेटिव। बोलो बेटा। So, for example, assignee, transferee, administrator, and executor. Like हाँ भाई। assignee is wife, transferee is dadi, sort of. Administrator is father, and executioner is the son. वेरी गुड। और अमलगमेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? Sir, basically, when two companies became one, this means amalgamated. मतलब मिली हुई companies. मारुति सुजुकी. वेरी गुड। इसके बाद लास्ट मैंने क्या बताया था बेटा, पॉइंट किसी को याद हो? रिमाइंडर मैन और रिविशनर. Revisioner means a legal hire against the third party. और रिमाइंडर मैन मीन्स मतलब टेनेंट का अगर फ्रेंड आता है तो द ओनर कैन आस्क फॉर दिस. 1 मिनट बेटा बस, यहां तक क्लियर है शिवानी? यस आपको? पर्सन कौन अप्लाई कर सकते, कौन से डॉक्यूमेंट आपके स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर आते, कौन से डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर नहीं आते, ये सब क्लियर है? किसी को डाउट है? बताओ बेटा। जी सर। 1 मिनट बेटा, मैंने डिफरेंस कराया था, मुझे याद है, मिल नहीं रहा कहाँ कराया।
बेसिकली जो रिमाइंडर्स होते हैं ना बेटा, रिमाइंडर मैन ऑफ टेनेंट का कहने का मतलब है एक डीड से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है ना। डीड से यानी कि एक रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से बोला गया है। और रिवाइजनर का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि किसी की डेथ होने के बाद उसको उसका लीगल हायर घोषित किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्या सर, क्या बोला आपने? एक बार अगेन रिपीट कर दीजिए, वो मम्मा आ गई थी थोड़ा सा। देखो बेटा, आप समझना, जो रिवाइजनर मैन होता है, रिवाइजनर मैन क्या, आपका डेथ होने के बाद, ऑपरेशन ऑफ लॉ हमने पढ़ा था, डेथ इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। तो डेथ होने के बाद जिसको लीगल हायर घोषित किया जाता है वो रिवाइजनर है, सिंपल मीनिंग। और ठीक है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है जो एक डीड से बनाया गया है बेटा, ठीक है ना। जैसे रेंट एग्रीमेंट में किसी फ्रेंड को हमने ले आए, ठीक है ना, तो फ्रेंड हमारे साथ रह रहा है, तो मकान मालिक क्या करेगा? एक डीड बनवाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? जी जी जी। एक मिनट बेटा बस यार। और किसी को डाउट है बेटा बताओ, यस? नहीं सर, कोई कोई डाउट नहीं है सर। कंफर्म बेटा? ठीक है ना। इसमें यार एक मिनट रुको। मैंने ना एक टेबल फॉर्म में यार भेजा था फर्स्ट ईयर को, वो मिल नहीं रहा मुझे। छोड़ो बेटा, इसका जो डिफरेंस है ना रिमाइंडर मैन और रिवीजनर का, काफी अच्छा डिफरेंस है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ना हैंड रिटन नोट्स में दिखाता हूँ, अभी वो मुझे मिल कोई नहीं रहा है, नोट्स में कोई ढूंढ बात रहा नहीं हूँ, सर। ठीक है ना। काफी ढूंढ रहा हूँ मैं इसको, तो मिल नहीं रहा है यार, ठीक है ना। कोई इशू नहीं है सर, नेक्स्ट क्लास में बता देना। ये अभी प्रॉपर मिल नहीं रहा है ना। एक मिनट। ठीक है बेटा, इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। अभी हम जो ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक है वो करते हैं, ठीक है। देखो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो आप, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हमारा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में चार चीजें पढ़ी हमने। डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए एनफोर्स किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक रिलीफ, पर्सन हु आर लाइबल फॉर स्पेसिफिक या मे बी एनफोर्स स्पेसिफिक रिलीफ, कौन कौन एनफोर्स कर सकते हैं या कौन स्यू कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। सबसे पहला पार्टी खुद, फिर रिप्रेजेंटेटिव को, फिर मैरिज सेटलमेंट में बेनिफिशियरी, इसके बाद न्यू अमलगमेटेड कंपनी, फिर लास्ट में आपका कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स प्रमोटर, ठीक है ना। रिमाइंडर मैन मैंने आपको बता दिया, एक डीड से क्रिएट किया जाता है। और रिविजनर क्या होता है? ऑपरेशन, ठीक है। रिविजनर यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से किसी की डेथ होने पे लीगल हायर मान लो या लाइफ एस्टेट मान लो, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है लीगल हायर, ठीक है ना। जो एग्जीक्यूटर है उसी को लीगल हायर बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर बेटा लास्ट है, मैं करा देता हूँ। पर्सन और एंगेज हुम कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अ पर्सन हु कैन नॉट sue फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैंने ये दिखा दिया बेटा, ठीक है ना आपको। इसके बाद आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, कौन कौन नहीं कर सकता था? माइनर, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेम बेटा आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कौन पर्सन लाइबल नहीं है? सबसे पहला जिसको कंपनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जैसे आपके माइनर अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है, एसेंशियल टर्म। एसेंशियल टर्म कहने का मतलब है, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि प्लांटिफ मना कर दे, जैसे कि मैं हूँ प्लांटिफ, मेरे दादाजी के जो रिंग है डिफेंडेंट यानी मेरे दोस्त के पास है, मैं मना कर दूं कि नहीं, मैं इस रिंग को जानता ही नहीं हूँ कि मेरे दादाजी की थी कि नहीं थी। तो इस केस में मेरा क्या होगा बेटा, जो रिंग है ना, ये मेरी एसेंशियल टर्म था कॉन्ट्रैक्ट का, इसका मैं वायलेशन करा, तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं रहूंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से किया जा रहा है तो भी आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लायबल नहीं रहेगा। इसके बाद वेरिएंस, का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करना प्लांटिव के थ्रू कोई एक्ट ऐसा परफॉर्म करना जिससे कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा का पूरा चेंज होता है, तो इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। कहने का मतलब है, मैं कह दूं मेरे को उस पर्सन से, अपने फ्रेंड से चेयर चाहिए, बल्कि मैंने चेयर कभी उसको दी ही नहीं थी, मैंने एक्चुअली में दिया क्या था, रिंग दी थी, दादाजी की अंगूठी दी थी। अब दादाजी की अंगूठी क्या हो गई बेटा, चेयर में मैंने खुद से कन्वर्ट कर दिया, तो चेयर को जो कन्वर्ट किया वो क्या है, वेरिएंस है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि हु फेल्स टू शो हिज रेडीनेस और विलिंगनेस टू परफॉर्म एसेंशियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे को चाहिए था, सेम ये बेटा थर्ड पॉइंट से सिमिलर है, ठीक है ना, मुझे चाहिए था दादाजी की रिंग अपने फ्रेंड से, पर क्या हुआ, जो दादाजी की रिंग है मैं उसको लेने से मना कर देता हूँ, अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं करता हूँ लेने के लिए, या कोई मेरा रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, मेरे दादाजी, मेरा बेटा, मेरी दादी या मेरी वाइफ, कोई लेने से मना कर देती इनको, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, इस रिंग को वापस नहीं ले पाऊंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो, ये जो मैंने विलिंगनेस की है ना लेने के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? शिवानी, निकिता? नहीं जी सर। सब क्लियर है। तो बेटा अच्छे से आज 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं। क्या कवर किए हैं मेरे को कोई बताएगा? एक तो रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी, और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बेसिकली हमने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या, एक स्पेसिफिक रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसमें पर्सन लायबल है भी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और पर्सन लायबल नहीं भी है, ठीक है ना। कौन से पर्सन लायबल है वो मैंने करा दिया, और ये देखो कौन से पर्सन लायबल है, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, रिमाइंडर, रिविजनर, अमलगमेटेड, प्रमोटर। कौन से पर्सन लायबल नहीं है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, जो एसेंशियल टर्म में वायलेट कर रहे हैं, जो इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग के, जिनको रिकवरी एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें एनफोर्स किया जा सकता है, और कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिन्हें एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इसको भी डिटेल से हमने कवर आज कर लिया। इसके ऊपर देखो, रिकवरी ऑफ पोजीशन तो सबको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया, रिमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है जिसको डिस्पोज कर दिया गया। यहां तक डाउट है बेटा किसी को? नो सर। नहीं सर। अभिषेक, संदीप, जोगिंदर, डाउट है बेटा किसी को? नो सर। फिर आज की क्लास और करें कि इतनी इनफ है? बताओ बेटा। एक मिनट, सर वो सॉरी। क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे जो आप पूछ रहे हाँ थे हाँ, वो लास्ट में कराने हैं। लास्ट में देखो बेटा, मैं पहले इसमें ना रेक्टिफिकेशन और ये कैंसिलेशन करा दूं। रेक्टिफिकेशन है जो राटिफिकेशन, दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा रेक्टिफिकेशन, ये करा दूं। इसके बाद कैंसिलेशन, रिसेशन के बाद कैंसिलेशन, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना ओके। शिवानी? तो ओके मैं इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ही कराता हूँ। ठीक सर। ये जो इसके बाद एक डिफरेंस करेंगे हम, परपेचुअल और ये टेम्पोररी इंजेक्शन, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है ना, किसी को डाउट है?
बताओ बेटा, अभिषेक, संदीप, जोगिंदर, डाउट है किसी को? डाउट नहीं नो है सर, सर, ठीक है, ऑल नो क्लियर। सर। तो आज के लिए इतना करें कि और करें, बताओ। सर काफी है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ठीक है वैसे ना, भी आपकी नेक्स्ट तबीयत टाइम। खराब है। तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो आज। हाँ बेटा, मेरे को कभी रेस्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, और सातों दिन पढ़ाना होता है। देखो आप, टेम्पररी इंजेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक कवर करेंगे मैं बता देता हूँ। इंजेक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, ठीक है ना, पोर्ट्रेट में मैंने इसीलिए खोला, देख सको आप। कैंसिलेशन, डिक्लेरेटिव डिग्रीज, रिसेशन, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफिकेशन, जिसे रैटिफिकेशन भी बोलते हैं। इसे रेक्टिफिकेशन नहीं, रैटिफिकेशन बोला जाता है लॉ में, ठीक है ना। तो हम बेटा बेसिकली नेक्स्ट क्लास में ये कवर अप कर लेंगे, और ये जो आपका टॉपिक है पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जिसको अगर जी अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल आता है, ठीक है ना, मेरे को तो पता ही आखिरी तक अगस्त तक कंफर्मेशन मिल जाएगी, वैसे एमसीक्यू ही होगा क्योंकि पिछले साल भी था। अगर मान लो थ्योरेटिकल अप्रोच से है तो आप आंसर इसका ऐसे लिख के आएंगे जैसे मैंने लिखवा रखा है, सेम सेम का सेम ऐसे, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो कि आपको एक नोट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, ये वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ये नोट्स भी मिले थे। ठीक है ना, इसको एक बार रीड कर लेना बेटा, ओके सर। ठीक है ना। वो सेम ही है, अलग नहीं है, सेम ही है, बस एक बार रीड कर लेना। इनकी जजमेंट पढ़ लेना, लैंडमार्क जजमेंट है, फेमस है, इनको रीड कर लेना बस, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में ये भी कराए दूंगा, चलो जजमेंट भी कर ही लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा वो आपकी लास्ट क्लास है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, और मैं आपका बुक वन पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। बुक ठीक है वन सर। में क्या था आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक। जो बेटा बुक वन है ना वो सबसे थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है ना, इसी के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है हमें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक है। आप कोई जुडिशियल एग्जाम देते हैं आगे चल के या एलएलएम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आएगा ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब बेटा अभी डाउट है 5 मिनट, किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ सकता है, पूछ लो अभिषेक, कोई डाउट हो। सर मुझे आंसर नहीं मिले, मुझे नोट्स भेज दीजिए प्लीज। ये बेटा क्या नाम है बेटा आपका? सर दिव्या। अच्छा दिव्या। दिव्या देखो, मैंने ना ये नोट्स है ना आपको मैम सेंड करा, मतलब इंडिविजुअली नंबर पे पहुंच जाते हैं सबके, ठीक है ना। आप एक बार मैम से बात कर लेना, नीति मैम से, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। डाउट है बेटा किसी को? संदीप, अभिषेक, नहीं सर, जोगिंदर, नहीं डाउट सर। नहीं है, अभी अभी तो नहीं है, आगे पढ़ के होगा सर जो होगा। ठीक है। तो होमवर्क में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो आप अब मेरे को ये बताओ, जब मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करा दूं, नेक्स्ट क्लास पूरी क्लास खैर यही कवर अप हो जाएगी, तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा बुक 2 के बारे में। बुक 2 मुझे करानी है बेटा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, ठीक है ना। ओके। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन के मैं पीडीएफ मेरे पास रेडी है, काफी अच्छे पीडीएफ है वो, ठीक है ना, What एक ठीक है ना बेटा। बार और डालें, कुछ लगा था गया, कुछ नहीं था। संदीप माइक म्यूट कर लो बेटा आप एक बार, ठीक है ना। तो जो हम बुक 2 करेंगे मैं आपको पहले बता देता हूँ हम आगे कैसे कैसे कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बुक 2 करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। बुक 2 करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा फैमिली लॉ में 2 बुकें आ जाती है बेटा, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद लॉ ऑफ टॉर्ट करने के बाद पेनल्टी वाले के बाद लीगल लैंग्वेज, ठीक है ना। मैंने क्या कैसे स्टार्ट किया, डिफिकल्ट से इजी में चल रहा हूं मैं, ठीक है ना।
जो आगे थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा वो आर्बिट्रेस, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लगेगा बस, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ओके। लॉ ऑफ थॉट। ओके। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास क्या हम इतनी रखें? हाँ जी सर, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप रेस्ट कर लो, आपको बहुत खांसी हुई है। वो पहले भी हो रही थी बेटा सुबह की क्लास में, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? आज की क्लास इतनी करें हम? राइट सर, ओके। ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास इतनी ओवर करते हैं हम। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, बाय थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू यू सो बेटा, मच सर, बाय एंड टेक सर। रेस्ट। बाय बेटा, बाय बाय। बाय। टेक केयर। ठीक है बेटा, बाय। बाय बेटा अभिषेक, यस, बाय सर, दिव्या, बाय। बाय बेटा। लेफ्ट कर सकते हो आप, यस, ये अभिषेक आप लेफ्ट कर दो बेटा। ओके। ओके बेटा। कर दो अभिषेक लेफ्ट आप। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ।